हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो समाजशास्त्र के संस्थापक जनक हैं, फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशोलॉजी, जिन्हें हम अग्रणी समाजशास्त्री भी कह सकते हैं, पायनियर्स ऑफ सोशोलॉजी भी कह सकते हैं, ऐसे 4 समाजशास्त्रियों की बारे में, समाजशास्त्र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाजशास्त्र विषय की स्थापना और उसके विकास में किस प्रकार से योगदान किया है। ये जो 4 फाउंडिंग फादर्स हैं, संस्थापक जनक, इसमें हम लेते हैं अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम और मैक्स वेबर को। आप सभी जानते हैं कि अगस्त कॉम्ट जो हैं, उन्होंने सबसे पहले समाजशास्त्र विषय का नामकरण किया और 1838 में फ्रांस में इस विषय की स्थापना की। ये इसके संस्थापक जनक माने जाते हैं, समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट का जन्म हुआ था 1798 में और 1857 में उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने ये माना कि समाज और सामाजिक विश्व की व्याख्या और अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। ये उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है और ये उनका पैशन था, या कहें कि उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था समाजशास्त्र विषय की स्थापना करने के पीछे, क्योंकि वे उस समय जो प्राकृतिक विज्ञान थे, नेचुरल साइंसेस, उनमें जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे और जिस तरह से प्राकृतिक विज्ञानों ने विकास किया था और प्रकृति को समझने के तरीके ईजाद करके और उसको अप्लाई करना शुरू किया था और उसके जो अच्छे परिणाम आ रहे थे, उनसे अगस्त कॉम्ट बहुत प्रभावित थे और वो चाहते थे कि जिस तरह से प्राकृतिक विज्ञान अध्ययन करते हैं, उन्हीं के तरीकों का प्रयोग करते हुए, उन्हीं की पद्धति का प्रयोग करते हुए सामाजिक मुद्दों का भी अध्ययन होना चाहिए और इसके लिए एक अलग विषय होना चाहिए। और इस तरह के विषय को उन्होंने समाजशास्त्र नाम दिया। तो सबसे महत्वपूर्ण जो इनका योगदान है समाजशास्त्र के लिए, वो है समाजशास्त्र विषय की स्थापना और जो प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति इन्होंने समाजशास्त्र के लिए जिसका समर्थन किया, उसको उन्होंने दिया था पॉजिटिव फिलॉसफी, प्रत्यक्षवादी पद्धति, ठीक है ना। और उनका सिद्धांत भी है पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद। 2 पुस्तकें इनकी बहुत फेमस है, पॉजिटिव फिलॉसफी और सिस्टम्स ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। ये 2 पुस्तकें जो है, इसमें उन्होंने अपने प्रत्यक्षवादी विचारों को व्यक्त किया। इसके बाद अगस्त कॉम्ट जो हैं, उन्होंने समाजशास्त्र जो है उसकी विषय वस्तु के बारे में भी अपने विचार दिए और उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन होना चाहिए और समाज का संपूर्णता में अध्ययन होना चाहिए, ठीक है, होलिस्टिक। या ये कहते हैं कि समाज एक व्यवस्था है, तो हमें सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करना चाहिए और साथ साथ हमें समाज की व्यवस्था में हो रहे परिवर्तन का भी अध्ययन करना चाहिए। और इस तरह से उन्होंने समाजशास्त्र के 2 भाग किए, सोशल
स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी। स्थितिकी जो कि व्यवस्था का अध्ययन करेगा, समाज के स्थिर पक्ष का अध्ययन करेगा, और सोशल डायनेमिक्स यानी सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विकास, सामाजिक प्रगति का अध्ययन करेगा। जो कॉम्ट हैं उनका लक्ष्य था कि समाज का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके और फिर हम समाज को संचालित करने वाले उन निरपेक्ष शाश्वत नियमों की खोज करके करें और उसका उपयोग हम नए और बेहतर समाज की स्थापना में करें। तो विज्ञान किसके लिए? समाज के विकास के लिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने समाजशास्त्र विषय की स्थापना की और समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। दूसरा जो नाम लेते हैं हम समाजशास्त्र के संस्थापकों में, वो हैं हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर 1820 में इनका जन्म हुआ इंग्लैंड में, ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं, और 1903 में इनकी मृत्यु हुई। हर्बर्ट स्पेंसर के कई जो विचार हैं वो अगस्त कॉम्ट से बहुत अधिक मिलते हैं, और जो ये भी कह सकते हैं हम कि कॉम्ट ने जो कुछ समाजशास्त्र के लिए किया उसको आगे बढ़ाने का काम अगस्त कॉम्ट ने किया। इन्होंने समाज को देखने का एक नया नज़रिया दिया जिसको हम सामाजिक डार्विनवाद कहते हैं। और ये जो डार्विनवाद है ये इनकी बहुत प्रसिद्ध अवधारणा है, और ये मानते हैं कि जिस तरह से जीवों का क्रमिक विकास हुआ है, डार्विन की थ्योरी से इन्होंने सादृश्यता स्थापित की है समाज के साथ, और वो कहते हैं जैसे जीवों का उद्विकास हुआ है ठीक उसी तरह से समाज का भी उद्विकास हुआ है। आगे जाकर आप स्पेंसर के बारे में डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे। उन्होंने भी समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए प्रत्यक्षवादी पद्धति या वैज्ञानिक पद्धति जो कि प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति है उसका समर्थन किया, और इसके साथ साथ स्पेंसर ने नैतिकता के ऊपर, शिक्षा, दर्शन, मनोविज्ञान आदि विषयों पर अपने विचार लिखे। तीसरा जो नाम हम लेते हैं वो है मैक्स इमाइल दुर्खिम का। दुर्खिम का कंट्रीब्यूशन भी बहुत महत्वपूर्ण है समाजशास्त्र के लिए। इमाइल दुर्खिम का समय है 1858 में इनका जन्म हुआ और 1921 में इनकी मृत्यु हुई। ये भी फ्रांस में जन्मे, फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं, और ये चाहते थे कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र और विशिष्ट विज्ञान के रूप में स्थापित हो। तो आप कह सकते हैं कि स्पेंसर के बाद जो कॉम्ट का कार्य है एक वैज्ञानिक विषय के रूप में समाजशास्त्र को स्थापित करने का, उसको दुर्खिम ने बहुत सुदृढ़ता प्रदान की और वास्तव में समाजशास्त्र की नींव को मजबूती प्रदान करने का काम, उसको एक आधार, एक ढांचा देने का काम इमाइल दुर्खिम ने किया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो वैज्ञानिक पद्धति है उस वैज्ञानिक पद्धति की विस्तृत व्याख्या की और ये बताया कि आखिर वैज्ञानिक पद्धति होगी क्या और उसके चरण क्या होंगे, हम किस तरह से सामाजिक मुद्दों का अध्ययन करें। तो उसका उदाहरण भी इन्होंने पेश किया। तो सबसे पहले तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी समाज में श्रम विभाजन, जो कि उनका पीएचडी थीसिस था। उसके बाद उन्होंने समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम बताए, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक में, और ये कहा कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या होगी। और समाजशास्त्र की विषय वस्तु के लिए इन्होंने सामाजिक तथ्य की अवधारणा प्रस्तुत की
और उन तथ्यों की विशेषताएं बताई, और फिर उन तथ्यों का अध्ययन कैसे किया जाएगा, उसकी स्टेप्स क्या होंगी, उसका विस्तार से विवरण और विवेचन रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में किया। फिर समाजशास्त्र की पद्धति बताने के बाद उन्होंने स्वयं तीसरी पुस्तक लिखी, सुसाइड या आत्महत्या। उसमें उन्होंने अपनी पद्धति का उपयोग किया, ठीक है, जो पद्धति शास्त्र उन्होंने प्रस्तावित किया उस पद्धति शास्त्र को यूज़ करते हुए, उसको अप्लाई करते हुए आत्महत्या जैसी व्यक्तिगत मानी जाने वाली प्रघटना का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया और उसको एक सामाजिक घटना के रूप में स्पष्ट किया। तो आत्महत्या सबसे पहली वैज्ञानिक कृति मानी जाती है, जिसको वैज्ञानिक विधि से लिखा गया, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए समाजशास्त्र के अंतर्गत, ठीक है ना। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि समाजशास्त्र में सबसे पहली वैज्ञानिक कृति जिसका वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर लिखा गया जिसको, तो वो आपका आता है दुर्खिम का आत्महत्या या दुर्खिम की आत्महत्या पुस्तक। इनका जो एम्फेसिस है दुर्खिम का, वो समूहवादी विचारक माने जाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि दुर्खिम हमेशा व्यक्ति से अधिक समाज को महत्व देते हैं, समूह को महत्व देते हैं। इसीलिए इन्होंने स्टार्टिंग में जब शुरुआत की तभी इन्होंने समाजशास्त्र को सबसे पहले मनोविज्ञान से अलग किया। उन्होंने कहा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र अलग है, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र अलग है, तो दोनों को सेपरेट किया और समाजशास्त्र के अंतर्गत सामूहिक जीवन के अध्ययन को ही इसकी विषय वस्तु के रूप में स्वीकार किया। तो इस तरह से समाजशास्त्र की विषय वस्तु हो चाहे समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति हो, दोनों ही दृष्टि से इमाइल दुर्खिम का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है समाजशास्त्र की स्थापना में। चौथे और अंतिम जो समाजशास्त्री हम ले सकते हैं इस कड़ी में, समाजशास्त्र के जो संस्थापक जनक हैं उसमें वो हैं हर्बर्ट स्पेंसर और मैक्स वेबर, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हम लेते हैं मैक्स वेबर को, और मैक्स वेबर का समय है 1864 में इनका जन्म हुआ और 1920 में स्पेंसर की मृत्यु हुई। जो मैक्स वेबर हैं वो जर्मन फिलोसोफर हैं, जर्मन समाजशास्त्री हैं। जर्मनी में इनका जन्म हुआ और इन्होंने भी समाजशास्त्र को एक विज्ञान माना और वैज्ञानिक पद्धति का समर्थन किया, लेकिन मैक्स वेबर होलिस्टिक नहीं है, यानी ये समाज को व्यवस्था मान करके, समाज को संपूर्णता मान करके और मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से समाज का अध्ययन करने की बात नहीं करते। ये कहते हैं कि हमें माइक्रो लेवल पर सोशल इंटरेक्शन पर सबसे ज़्यादा एम्फेसिस करना चाहिए, यानी समाज का निर्माण व्यक्ति व्यक्ति के बीच जो अंतःक्रिया होती है उस अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। तो जो सामाजिक अंतःक्रिया है, सामाजिक क्रिया है, वो सामाजिक क्रिया बेसिक यूनिट है, आधारभूत इकाई है समाजशास्त्र में अध्ययन करने की। दूसरी बात जो इन्होंने कहा वो ये कि जब हम सामाजिक क्रिया का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करें, समाजशास्त्र में अध्ययन करें, माइक्रो लेवल से, सूक्ष्म से शुरू करके हम वृहद पर पहुँचें, तो हमें सामाजिक क्रिया के अंदर ये देखना चाहिए कि क्रिया करने वाला जो करता है वो उस क्रिया के पीछे जो अर्थ लगाता है उस अर्थ की व्याख्या हो। और इस अर्थ की व्याख्या के लिए उन्होंने एक और शब्द इस्तेमाल किया जर्मन भाषा का, जिसको हम कहते हैं वरस्तेहेन, ठीक है, वरस्तेहेन। इसका हमेशा ध्यान रखिए, कई बार ये भी पूछा जाता है परीक्षा में। और वरस्तेहेन का अगर हम अनुवाद करें या हम अगर इसको सरल भाषा में बताएं तो ये क्या है, ये व्याख्यात्मक या बोधात्मक समाजशास्त्र है।
मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ की पद्धति, मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इस वर्स्टे हैं या समझ की पद्धति के माध्यम से ही हमें समाज और संस्कृति का अध्ययन करना चाहिए, ऐसा मैक्स वेबर कहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि पूर्व के जो 3 समाजशास्त्री हैं जिन्होंने की वैज्ञानिक पद्धति की बात की और इसके साथ साथ समाज को एक व्यवस्था के रूप में देखा, और जो तीनों ही मैक्रो लेवल की बात करते हैं, उनके विपरीत मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया को जो है बेसिक यूनिट मानते हुए समाजशास्त्र में माइक्रो स्टडी की बात करते हैं। तो यहाँ एक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। और दूसरा, वैज्ञानिक पद्धति में चूंकि इन्होंने सबसे पहले ये बात कही कि सामाजिक क्रिया मानव के बीच में होती है और मनुष्य का मन है, मस्तिष्क है, उसकी भावनाएं हैं, उसका इरादा है और वो हर क्रिया का अर्थ लगाता है। तो जो अर्थ है वो सब्जेक्टिव होता है, इसलिए हमें जब समाज को समझना है तो हम सिर्फ जो बाहर से दिखाई देने वाला व्यवहार है, जो वास्तविकता व्यक्ति के से बाहर है, उसी को अध्ययन करके ये नहीं मान सकते कि हमने पूरी सच्चाई जान ली। हमें व्यक्ति के द्वारा लगाए हुए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ को भी ध्यान में रखना चाहिए, उसे भी तवज्जो देनी चाहिए। तो व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों ही पक्ष सामाजिक यथार्थ के साथ जुड़े हुए हैं, ये बात मैक्स वेबर ने कही और इसीलिए इनकी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो ये मैक्स वेबर का योगदान हम देख सकते हैं। मैक्स वेबर ने भी पूंजीवाद, आधुनिकता, धर्म, ब्यूरोक्रेसी, इन सब पर लिखा। और बाकी जो समाजशास्त्री हैं, हम देखते हैं अगस्त कॉम्ट को लें, स्पेंसर को लें, दुर्खिम को लें, इन सब में हम ये चीज़ कॉमन देख सकते हैं कि इन सभी का जो मुख्य एम्फेसिस था वो था आधुनिकता, पूंजीवाद और उससे उत्पन्न होने वाली परिस्थितियाँ। तो मॉडर्निटी और कैपिटलिज्म, चूँकि इन्हीं परिस्थितियों में समाजशास्त्र का उद्भव और विकास हुआ, तो ये सभी पॉइंट्स जो हैं, ये सारी घटनाएं हैं, ये इन सभी फाउंडिंग फादर्स के अध्ययन के केंद्र में रही। ठीक है, तो आज हमने इस तरह से बहुत संक्षेप में इन चारों जो हमारे विचारक हैं, सामाजिक विचारक, समाजशास्त्री, इनका संक्षिप्त में विवरण देखा कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या था और हम इनको समाजशास्त्र के संस्थापक जनक कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं। धन्यवाद।